Actually, good morning to all of you. So today is your first class. बिजनेस लॉ, ये हमारा फाउंडेशन लेवल पे है। वैसे जो पूरा पेपर है आपको वो 100 मार्क्स का, यू नो वेरी वेल, बट सिर्फ बिजनेस लॉ का पार्ट आप लोगों के लिए 100 मार्क्स में नहीं है। वी हैव अ बिजनेस लॉ एंड BCR. What about the name? It's business law and BCR, and BCR stand for, do you have any idea? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ऐसे कुछ है। हाँ, तो वो मेरा पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। BCR एक्चुअली दैट इज नॉट माय पार्ट, मैं BCR नहीं पढ़ाता हूँ। तो मेरा जो कोर एरिया है, मेरा जो कोर सेगमेंट है वो लॉ है। तो इसीलिए फाउंडेशन लेवल पे BCR आपको कोई और पढ़ाएंगे, मेरा काम लॉ पढ़ाना है, तो मैं डेफिनेटली उस पर अपना मैं बेस्ट दूंगा और वो आपको नो डाउट अपना बेस्ट देना है समझने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो आपको क्या क्या चीजें पहले इसके लिए करना है आपको मैं बता देता हूं। जो आपको पूरी क्लास में आपको मैनेज करना और मेंटेन करना और किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो वी हैव अ टॉपिक, तो पहले मैं सब्जेक्ट का नाम ले देता हूं। इट्स बिजनेस, यू कैन से ये है। और बिजनेस लॉ को आपको पता है एक और नाम देते हैं, इट्स मर्केंटाइल। हैव यू हर्ड अबाउट द नेम? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड कमर्शियल? कमर्शियल तो सुना होगा। जैसे कोई भी पर्सन गुड्स को खरीदता और बेचता है तो क्या बन जाएगा? इट्स कमर्शियल एक्टिविटी। तो कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए तो ये बताओ कमर्शियल वेदर वी कैन से इट्स बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कमर्शियल क्या है? बिजनेस करना ही तो है। तो बताओ जो लोग बिजनेस करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उस बिजनेस को करने के लिए डोंट यू थिंक हमें कई सारे लॉस फॉलो करने पड़ेंगे? तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द बिजनेस लॉस। एंड वो बिजनेस था क्या? कमर्शियल एक्टिविटी तो था, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द कमर्शियल लॉस। तो उसको नाम क्या देंगे? कमर्शियल लॉ। और कमर्शियल वर्ड को एक और नाम देते हैं, इट्स मर्केंटाइल। क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल। तो आज से बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ, इट्स वन एंड सेम थिंग। तीनों को मतलब सेम है। What about the first one? Business law. What about the second? Commercial. What about the third? That's it. It's one and same thing. Law, it's basically a language. तो अभी तक आपके जिंदगी में दो लैंग्वेज थी, इट्स इंग्लिश एंड हिंदी। हाँ, वो बात अलग है कि आपके कुछ खुद के भी लैंग्वेज होंगे, क्योंकि रीजन बीइंग आप जिस लोकेलिटी से, जिस स्टेट से बिलोंग करते तो कैन बी पॉसिबल वहाँ के भी अपनी लैंग्वेज है। जैसे हमें इफ वी आर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल देन वहाँ पे अलग एक लैंग्वेज बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं बेसिकली। बट इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली हैविंग नो स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो दिल्ली में कोई अपना खुद का लैंग्वेज है ही नहीं। दिल्ली में ना तो हम हिंदी बोलते ना तो इंग्लिश बोलते। तो दिल्ली में एक्चुअली क्या होता है, एक खड़ी बोली होती है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है बेसिकली, तो वो हम लोग यूज करते हैं। तो लेकिन अदरवाइज नॉर्मली हम यदि लैंग्वेज की बात करते हैं, वी हैव इंग्लिश एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन। बट नाउ एक आपके करियर में एक और लैंग्वेज ऐड होने वाला है, एंड द नेम ऑफ द लैंग्वेज इट्स लीगल लैंग्वेज। उसको क्या नाम देते हैं? लीगल। ये बात ध्यान है, तो उसको लीगल लैंग्वेज बोलते हैं। तो गाइस, जो बिजनेस लॉ यहां पे है या फिर बिजनेस लॉज आप बोलो, तो इसमें हम लोग हमारे सिलेबस में ये जो रखा गया कितने मार्क्स का है, सिर्फ बिजनेस लॉ की मैं बात कर रहा हूं, तो दैट इज 60 मार्क्स। बड़ी में पॉइंट। और जो पेपर है आपका, इज इट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? यस प्लीज का। तो क्या ये पेपर सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है? इट्स अ सब्जेक्टिव, क्योंकि आपके दो पेपर ऑब्जेक्टिव है और दो आपके सब्जेक्टिव है। मैथ्स और इको, ये दो पेपर आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव है विद नेगेटिव मार्किंग। But business law, that is basically the business law and BCR, and plus second it's account, ये दोनों जो आपका पेपर है आपका सब्जेक्टिव है। और यहाँ पे किसी भी तरीके से हम कोई नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं करते, क्योंकि सब्जेक्टिव में इन जनरल कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता। इट्स रियली टफ, इट्स रियली इम्पॉसिबल कि वहाँ नेगेटिव मार्किंग हो गए तो फिर तो बच्चों के लिए सिचुएशन खराब हो जाए। तो इसलिए कभी भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो गाइज, ये 60 मार्क्स का जो पेपर है हम लोगों का, इसमें टोटल हम लोगों को 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमें 5 चैप्टर पढ़ने। वी हैव ए टोटल 5 चैप्टर।
जो मैं लिखा रहा हूं आप लोगों को नोट भी करना है, ठीक है। तो ये आपको एक यहाँ पे नोटिंग भी करना है। एंड प्लीज नोटिंग करने से पहले एक बात आप सुन लेना, अभी चाहे आपने रजिस्टर रफ बना रखो कोई बात नहीं, बट आपको क्या करना है, लॉ के लिए 150 से 200 पेज का एक रजिस्टर बनाना है, सेपरेट पूरा होना चाहिए। और उसमें जितनी भी बातें मैं यहां लिखाऊंगा उसमें आपको नोट करना है। हर क्लास में जो भी हम नोटिंग करेंगे वो यहां पे 1 बाय 1 आपको रजिस्टर में भी दिखना चाहिए। नंबर 2, आपको यहां पे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बुक मिलेगी, आपको उस बुक को कैरी करना है, उस बुक से पढ़ना है। ऑल्दो आपको ICAI की तरफ से स्टडी मैट भी आएगा घर पे, और आ भी गया होगा, तो उस स्टडी मैट से आपको पढ़ना या नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहां से जो बुक मिलेगा उसको पढ़ना 100% है। और जो आपके स्टडी मैट है वो पूरा स्टडी मैट, उसमें ऑलमोस्ट क्या रहेगा आपका, वो कवर रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो बुक है यदि आप उसको ही फॉलो करोगे, उसको ही पढ़ोगे, दैट इज मोर देन एनफ। तो अलग से आपको स्टडी मैट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, स्टडी मैट में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारा क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद हम वो एक एक क्वेश्चन जो आपके स्टडी मैट के वो हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा यहां पे हम ये काम करने वाले। तीसरा हम लोग क्या करने वाले, जैसे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा तो जिस दिन वो खत्म होगा या तो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम उस पूरे चैप्टर को विद इन 5 to 10 मिनट्स में हम पूरा रिवाइज करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस वो हम लोग करने वाले। तो मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद हमें क्लास में ही रिवीजन करना है और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करने हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? प्लस हर यूनिट का, हर चैप्टर का आपका टेस्ट रहेगा, हर यूनिट का, हर चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। और आप सही मायने में फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, आई थिंक मुझे लगता है सबकी डिजायर तो यही होगी, सबका ऑब्जेक्टिव तो ये होगा दैट यू हैव टू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट शॉट, यस और नो? तो यही है ना ऑब्जेक्टिव? तो आवाज तो आई नहीं, यस यस, दैट्स गुड। तो 100% ये काम करना है। तो इसके लिए आपको हर टेस्ट को ये मान के चलना है कि वो आपका एक्चुअली एग्जाम है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही बेटर होती चली जाएगी। फर्स्ट में हो सकते थोड़े मार्क्स कम आगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो वो धीरे धीरे, टेस्ट इज बेसिकली फॉर योर इवैल्यूएशन। क्या आप हिंदी में बोलते हैं ना कितने पानी में हो, तो उसको जज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें टेस्ट देना है। तो उस टेस्ट से हमें फायदा क्या मिलेगा, हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि नो डाउट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमारा कहाँ पे है, सो दैट हमें उसको और क्या करना है, इंप्रूव करना। तो ये आपको काम करना। और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा देन विल स्टार्ट विद अ रिवीजन। तो एक तो आपका हर चैप्टर के बाद रिवीजन हुआ, फिर पूरा सिलेबस के बाद वापस से क्या होगा, अगेन रिवीजन करेंगे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और तो ये मेरा काम है और ये मैं आप लोगों को कराऊंगा और इसी तरीके से आपको ये काम करना है। लेकिन कोई भी क्लास बिना रीजन के मिस मत करना, क्योंकि जब तक कोई रीजन ना हो तब तक आपको मिस नहीं करना, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से क्या होने वाला है, कनेक्टेड होने वाले। और यदि आपने कोई भी क्लास मिस कर दिया तो उससे पहले प्रीवियस क्लास आपको देख के आना है, तभी आप नेक्स्ट क्लास में चीज़ें समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखना। और आज से जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं तो उस रिश्ते को साइड में रख देना यदि आप कुछ बनना चाहते हो, नहीं तो फिर क्या होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता, फिर यही होगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना। और यदि आपने उस रिश्ते को निभाया तो फिर एक और डायलॉग याद आएगा, कसौटी जिंदगी की, फिर ये होने वाला है। तो यदि ये काम नहीं करना है तो बेटर है कि आप उसको सेकेंडरी लेवल पे रखना और प्राइमरी लेवल आपको अपना काम, अपना जो करियर है उस पर फोकस करना। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सजेशन। ये मेरी एडवाइस है, ये मेरा सजेशन है, या फिर ऑर्डर मानना चाहो ऑर्डर ले लो, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। ध्यान रहे, एक भी शब्द यहाँ जो मैं लिखाऊंगा और जब मैं बोलूँगा कि आपको ये लिखना है तो उसको नोट करना ही करना है, ये बात ध्यान रहे। और सेपरेट 150 से 200 पेज का आपको रजिस्टर बनाना है, चाहे उसमें 20, 25, 50 पेज बाद में बच जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना लेके चलना है, सिंपल। तो गाइस, बिजनेस लॉ या फिर बिजनेस लॉज 60 मार्क्स एंड वी हैव अ फर्स्ट चैप्टर। और यहाँ जितने चैप्टर हैं गाइस, वो एक्चुअली चैप्टर नहीं, वो सारे एक एक्ट है, वो सब के सब एक सेपरेट एक्ट है। तो अभी हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहला वी हैव द नेम, इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट 1872. What about the name? It's Indian Contract Act 1872. So this is the name of the first chapter. Second, we have Indian Partnership Act 1932. Then we have Sales of Goods Act. It's 1930. Then we have next part, Limited Liability Partnership Act 2008. Then we have a Companies Act 2013. So these are the chapters. बट ये चैप्टर नहीं है, ये 5 हमारे अलग अलग एक्ट हैं, क्योंकि आप सब में देख सकते हो लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड देन वी हैव कंपनीज एक्ट. इन ब्रीफ आज से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ICA बोलेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को बोला जाएगा IPA, देन सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को क्या बोलेंगे, इट इज सोगा, देन LLP, देन वी हैव LLP एक्ट एंड कंपनीज एक्ट को इवन कंपनीज एक्ट ही बोलेंगे, सिंपल, क्योंकि इट्स CA तो वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है वो, तो इसलिए बेटर क्या हम उसको सीधा क्या बोल सकते हैं, इट्स कंपनीज एक्ट, क्योंकि इतना बड़ा एक्ट तो नाम है ही नहीं. सो दीज आर दी डिफरेंट एक्ट, तो ये सब के सब हमारे एक्ट हैं. अच्छा, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो गाइज यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसका हमारे सिलेबस में उसके 6 यूनिट्स हैं, मतलब उसको पार्ट में टुकड़ों में बांटा गया और उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया, 6 यूनिट्स. तो मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें कितने यूनिट्स पढ़ने, तो यूनिट्स यहां पे हमारे 6 हैं, तो टोटल 6 यूनिट्स हैं. इंडियन पार्टनरशिप में यूनिट्स की मैं बात करूं तो वी हैव 3. सोगा की बात करें तो यूनिट्स वी हैव 4. यहां पे कोई यूनिट नहीं है, यहां पे भी कोई यूनिट है, इसका मतलब ये कंप्लीट चैप्टर और ये भी आपका कंप्लीट एक ही चैप्टर होगा. तो वी हैव यूनिट 6, देन वी हैव 3, देन वी हैव 4 एंड हियर वी हैव 2 चैप्टर. तो ओवरऑल यदि हम उस यूनिट को भी चैप्टर मान लें, क्योंकि अब हम चैप्टर बात करते हैं, तो टोटल 6 चैप्टर वो हो गए, प्लस 3 ये हो गया, तो 6 + 3 कितने हो गए यहाँ पे, एंड देन वी हैव +4, हाउ मच, देन वी हैव 14, देन वी हैव, तो मतलब टोटल हमारे 15 चैप्टर्स, सिंपल. बट इस पूरे 15 चैप्टर्स में हमें कितने एक्ट पढ़ने, 5 एक्ट. कितने एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 5. एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द एक्ट, फर्स्ट वन इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नंबर 2 यस, देन वी हैव थर्ड, एंड देन वी हैव फोर्थ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड देन द फिफ्थ कंपनीज एक्ट. ये पढ़ना. और एक और बात मैं बता दूं, ये जो कंपनीज एक्ट है गाइस, ये कंपनीज एक्ट अभी फाउंडेशन में आप 10 मार्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली पढ़ोगे, लेकिन इंटर में यही आपका अभी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें ये 60 नंबर में, तो 60 मार्क्स में, और नया सिलेबस जो इंस्टीट्यूट का आने वाला है, एंड होपफुली आप लोगों के लिए शायद वो न्यू सिलेबस आ जाए, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, यदि वो आ गया तो कंपनीज एक्ट ये आगे 100 मार्क्स का भी हो सकता है. और अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में कंपनीज एक्ट 60 नंबर इंटर में है, और फाइनल में भी अगेन वो कंपनीज एक्ट मोर देन 50 मार्क्स में. तो इसका मतलब है हमारे लिए ये जो एक्ट आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर होल लाइफ. ये एक्ट अभी के लिए सिर्फ नहीं है फाउंडेशन के लिए, ये आपको पूरी लाइफ काम आने वाला है. तो क्यों, क्योंकि रीजन बीइंग ये आपका इंटर में भी रहेगा और ये आपका इवन फाइनल में. और वो इंटर और फाइनल में क्यों पढ़ना है, क्योंकि रीजन बीइंग पूरी लाइफ आप किसके लिए काम करोगे, कॉर्पोरेट्स के लिए.
तो इसका मतलब उस कॉर्पोरेट्स के बारे में हमें सब कुछ जानना है, और सब कुछ जानने के लिए हमें इसलिए कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ता है? कंपनीज एक्ट। दैट्स वाई कंपनीज एक्ट फॉर होल लाइफ आपको 100% क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू गो थ्रू ओवर देयर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो टोटल हमें 15 चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ना है, और उसमें से हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्ट पढ़ने गाइस वो कितने हमारे? 5 एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन बीच बीच में पूछता रहूंगा। तो आप सब यहां पे क्या पढ़ रहे हो? बेसिकली ये पढ़ रहे हैं लॉ। क्या आप सब में से कोई बता सकते हैं लॉ क्या है? लॉ किसको बोलते हैं? यस, जो भी दिल करे वो बोलो। आई रियली वॉन्ट कि सुना तो है। यस, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड फॉर, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी एक सही तरीके से चले, एक सही वे में काम करे, तो उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो हम उसी को नाम क्या देते हैं? लॉ बोलते हैं। ठीक है, और कोई ओपिनियन? सेम, क्योंकि ये वैसे बेसिक पार्ट होता है क्लास में कि कोई एक आंसर दे दे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं सर वो सेम है। तो कुछ और ओपिनियन यदि किसी का कुछ हो यहाँ पे? ठीक है, तो बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन हमें यदि करना है, कोई भी एक्ट करना है, कोई भी काम करना है, तो उस काम को करना कैसे है, उस काम के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, उस काम के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, उस काम के लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो वो सब कुछ डिसाइड करके एक लॉ बनाया जाता है। चलिए ठीक है, एक ही ओपिनियन आ गया। और कोई? तो कुछ भी ओपिनियन आ रहा है? वैसे देखो एक बात बताओ, ऑन ए सीरियस नोट, क्या माइंड में कोई ना कोई ओपिनियन आ रहा है नहीं आ रहा? पहले ये बताओ, माइंड में कुछ आ रहा है माइंड में वैसे, लेकिन आप फिर भी अंदर से डरे होते हो कि हाँ नो डाउट हम वो बताएंगे, क्या पता वो सही हो या ना हो। एक बात बताओ, आज आपकी आखिरी क्लास है पहली क्लास है? तो ये बताओ आज की क्लास में आप ये कैसे सोच लोगे कि नो डाउट वो सही है गलत है? आज की क्लास में तो ये सोच के चलो कि मैं जो भी बोलूँगा वो गलत ही होना है, क्योंकि रीजन बिंग सही तो आप धीरे धीरे सीखना है ना। मैं तो अल्टीमेटली जब गलत ही बोला तो बोलो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इट्स ए फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे हम सीखने के लिए हैं। तो 2 बच्चों ने यहाँ पे रिप्लाई दिया, और वो ये कि आपके हिसाब से सोसाइटी को एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और आपको ओपिनियन ये था कि सर हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके लिए गाइडलाइंस, उसके लिए प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, तो वो सोचा जाता है, और वो फिर क्या करते हैं एक लॉ के फॉर्म में हम कहीं ना कहीं ड्राफ्ट करके हम उसको फाइनल अप्रूव करते हैं। तो ये हो गया आपका ओपिनियन। यस, तो बाकी और किसी को ओपिनियन तो नहीं है ना? ये कुछ अभी भी है, देन अगेन यू कैन टेल। नहीं? अच्छा, अभी सबने 12th के एग्जाम दिया हुआ, या फिर आप में से कोई 12th ऑलरेडी पास आउट भी है? ओके, ठीक है, तो अभी सीए अभी आपने ज्वाइन किए? ठीक है, अभी एग्जाम तो नहीं दिया था ना इससे पहले? नहीं दिया, ठीक। ओके, तो यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेजुएशन? फर्स्ट सेमेस्टर। रेगुलर कॉलेज है या फिर सोल्स? ठीक, तो आपने तो इवन शायद जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी वो पढ़ा भी होगा आपने। चलो कोई बात नहीं, बट वहाँ और यहाँ में डिफरेंस है, ठीक है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। सो अब पॉइंट पे आते हैं। अब समझना, सुनना पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए, सिविलाइज्ड, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी? किसको बोलते हैं? जहां पे नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं, जिसको हम हिंदी में समाज बोलते हैं, और सभी लोग जितने भी रहते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सब एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही उस समाज को आगे चलाना है। तो ऐसे सोसाइटी को हम क्या नाम देते हैं? सिविलाइज्ड सोसाइटी बोलते हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो सिविलाइज्ड सोसाइटी को सही तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि उस सिविलाइज्ड सोसाइटी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि उन सभी एक्टिविटी को, उन सभी पर्टिकुलर यू कैन से द ट्रांजैक्शंस को, वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, किसी को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके से किसी का राइट अफेक्ट ना हो,
किसी भी तरीके से लोगों को बताया जाए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं और सोसाइटी के प्रति उनके क्या क्या दायित्व है, मतलब ड्यूटी है। तो ये सब कुछ बताने के लिए, इन सभी चीजों को एक बेटर वे में समझाने के लिए, इन सभी चीजों को एक बेटर वे में कैरी ऑन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ते हैं? नो डाउट वहां के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने पड़ते हैं, वहां के लिए कुछ सिद्धांत बनाना पड़ता है, प्रिंसिपल्स। वहां के लिए कुछ ना कुछ हमें टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। अब वो जो आपने सिद्धांत बनाए, वहां के लिए जो आपने कायदे और कानून बनाए, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, उन सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उन सबको एक सिंगल वर्ड में क्या नाम देते हैं? लॉ नाम देते हैं। उनके अलग अलग क्या क्या नाम होंगे वो अभी मैं बात करूंगा, क्योंकि उसके अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सबका पर्पस एक ही है कि सब सोसाइटी को एक सही तरीके से हमें चलाना है, ताकि सबके राइट्स क्या है वो पता होने चाहिए, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और सबके क्या क्या ड्यूटीज हैं वो पता होने चाहिए और सबको अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से कैरी ऑन करना है ये भी पता होना चाहिए। और यदि किसी ने भी अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया, ब्रेक किया, तो उसके लिए नो डाउट कुछ ना कुछ सजा भी होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में एक लेसन क्रिएट किया जाए कि यदि आपने भी ये काम किया तो देन यू विल आल्सो बी पनिश्ड, तो आप भी वहां पे क्या हो जाएंगे? पनिशेबल होने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी बताओ, क्या एक तरह से सोसाइटी में रहने वालों के लिए राइट्स की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में रहने वाले के लिए ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, और सोसाइटी में रहने वाले जितने भी यदि उन्होंने ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया तो उसके लिए पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो उससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे अपना फायदा और दूसरों का भी फायदा होना चाहिए। तो इन्हीं सभी को नो डाउट करने के लिए, समझाने के लिए क्या बनाया जाता है? लॉ बनाया जाता है। तो लॉ हमेशा सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, क्योंकि रीजन में कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी बिना कायदे और कानून के नहीं चल सकता। और जिस सोसाइटी में कायदा और कानून नहीं है तो वहां पे नो डाउट एक पर्सन ऐसा होगा जो बहुत बेनिफिट लेगा और एक वो होगा जो नो डाउट बहुत कुछ सेक्रीफाइस करेगा। और हमारे देश में यही होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना लॉस के बारे में पता नहीं है। मैं एक छोटा सा आपसे एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आप सभी लोगों को सच बताना, क्या फंडामेंटल राइट्स पता है? सारे जितने भी हमारे देश में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले, पता है आप लोगों को? नहीं पता है ना? ड्यूटीज पता है हम लोगों को, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, लेकिन आपको यह बात पता है ये फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ हमारे संविधान में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया कब गया ये पता है? एनी आइडिया? 1950 26 ऑफ जैन से हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपोज किया गया, एंड तब से हम अपने राइट्स और ड्यूटीज के रिगार्डिंग बात करते हैं। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और क्या वो मौलिक अधिकार, वो फंडामेंटल राइट्स किसी एक पर्सन के, पब्लिक एट लार्ज के लिए? तो बताओ सोसाइटी एज अ होल का है, यस और नो? यस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे समाज में लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो बताया नहीं कभी, हमें ढंग से बताया नहीं। लेकिन हाँ, कई सारी चीजें गवर्नमेंट हमें बताती है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हैव यू सीन द एड ओवर द टेलीविजन, जागो ग्राहक जागो? नाम तो सुना होगा आपने। तो टीवी पे ऐड आता है ना, तो वो किसके लिए होते हैं? कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। जागो ग्राहक जागो, इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस। एंड किसको हम अवेयर कर रहे हैं, किसको जगाते हैं? कंज्यूमर। क्योंकि रीजन बीइंग कंज्यूमर के भी तो बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो वो राइट्स पता कैसे चलेगा? वो एड की वजह से। तो बताओ, एड यदि टीवी में दिया जाता है तो डोंट यू थिंक वो एड देने का पर्पस लोगों को अवेयर करना है, यस और नो? तो बताओ, लोगों को हम क्या बता रहे हैं? उनके राइट्स के बारे में बता रहे हैं। और हम ये बता रहे हैं कि यदि ये राइट्स आपका अफेक्ट होता है तो फिर उस केस में आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या रेमेडी डिमांड कर सकते हो। तो इसका मतलब है रेमेडी और एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट तो तब होगी ना, वो रेमेडी डिमांड आप तब करोगे ना जब आपको अपने राइट्स पता है। लेकिन आपको राइट्स ही नहीं पता था, हाउ यू कैन से कि सर मेरा राइट अफेक्ट हुआ? You don't have any idea about the rights. So that's why सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और हमारा संविधान हमें राइट्स के बारे में सिखाता है। बट कोई बात नहीं, और क्योंकि यहाँ पे मेरा काम संविधान पढ़ाना नहीं है, हाँ, लेकिन संविधान के कुछ टर्म्स में जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि लॉ बनता किसकी वजह से? संविधान की वजह से। और वो संविधान किसने बनाया? वो हम लोगों ने ही बनाया। और वो हम लोगों ने कैसे बनाया वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि रीजन बीइंग आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लॉ का ओरिजिन पता होना चाहिए, लॉ बनता कैसे। तो गाइस, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए
जो कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, तो उसके लिए जो नो डाउट हम लोग गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करते हैं, जो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी को नाम क्या देते हैं हम लोग आज से? लॉ नाम देते हैं। अब ये लॉ किस किस फॉर्म में होता है? तो लॉ का मतलब होता है एक्ट, लॉ का मतलब होता है आपका रूल्स, लॉ का मतलब होता है आपका रेगुलेशंस, लॉ का मतलब होता है आपका सर्कुलर, लॉ का मतलब होता है नोटिफिकेशन, so then we have next part order, और अभी के लिए लिख लेना एक्सेट्रा। तो whether we can say the law itself in the form of act, rules, regulations, notification, circular, order। तो आई हैव अ क्वेश्चन, एक्ट बड़ा होगा या लॉ बड़ा है? लॉ, क्योंकि रीजन मीन क्या, मैंने तभी बोला लॉ के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो लॉ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, लॉ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, दैट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ, दैट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ, दैट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ, एंड देन ऑर्डर्स। एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रीजन मीन इसमें ऑर्डिनेंस भी आते हैं, तो वो नाम नहीं सुना है आप लोगों ने। तो कई सारे टर्म्स आते हैं, बट हम उन सभी टर्म्स पे नहीं जाएंगे। अभी के लिए आपको फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ क्या पढ़ना है? यस। लेकिन जब इंटर लेवल पे आओगे तो आपको रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, और अभी आपको इवन कुछ ऑर्डर्स भी पढ़ना है, कुछ ऑर्डर्स भी आएंगे जिसको बोलते हैं कोर्ट जजमेंट। कोर्ट के जजमेंट्स भी होते हैं, जो कोर्ट्स में अलग अलग ऑर्डर दिए जाते हैं, हम उसको जजमेंट के नाम से जानते हैं। तो वो भी आपके सिलेबस के सेगमेंट में आएगा एंड विल डिस्कस अकॉर्डिंगली। तो अब ये बताओ, ये जितने भी हम लोगों ने एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब की बात की, ये किसके लिए बनाए गए? दैट इज फॉर, यू कैन से फॉर सिविलाइज सोसाइटी। तो मैं सीधा सोसाइटी लिख देता हूं, और यहां पे सोसाइटी का मतलब हम क्या कंट्री एज अ होल इंडिया बोल सकते हैं? यस और नो? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर? दिस इज अगेन ए क्वेश्चन। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर सुना तो है ना आप लोगों ने? 2019 से पहले कई सारे एक्ट में एक्सक्लूड लिखा होता था, लेकिन 2019 के बाद हर जगह पे अब इंक्लूड हो गया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश हो चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है 370, और उस 370 का जो सेगमेंट था जम्मू एंड कश्मीर का, वो हटा दिया गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता था। एक हम लोग नो डाउट इंडिपेंडेंट तरीके से उसको देखते थे, क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था अलग हुआ करते थे। इवन हमारे देश का पार्ट होने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर का खुद का संविधान हुआ करता था। और इमेजिन करो, हम सभी लोग जम्मू एंड कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते थे पहले, लेकिन अब आप जम्मू एंड कश्मीर में लैंड खरीद सकते हो। पहले जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे कंडीशंस थे, अब वो सारे कंडीशंस वहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव तो हो चुके। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट अबाउट द नेम? नरेंद्र मोदी। सिंपल। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ चीज़ें देखो, हर लोगों के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं, तो कोई परफेक्ट होता नहीं है, जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा। तो कुछ लोग सही काम करते हैं और कुछ बुरे काम भी होते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट। बट आर्टिकल 370 को एबॉलिश जो किया गया, तो हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव ही एक्ट था वो अपने आप में। तो वो जो 370 था, तो 2019 में उसमें से जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिमूव कर दिया गया, और उसके रिमूव होते ही अब हर जगह पे वर्ड क्या आ गया? इट्स ए होल ऑफ इंडिया। और जहाँ जहाँ पे एक्सक्लूड जम्मू एंड कश्मीर था, तो इस एक्सक्लूड को हटा दिया गया। तो मतलब क्या हो गया? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर क्या अब स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ जम्मू एंड कश्मीर इट्स ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो नाउ इट्स जम्मू एंड कश्मीर इट्स ए यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अब दो पार्ट में बांट दिया, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो दो नए यूनियन टेरिटरी बन गए हमारे देश में, सिंपल। और दो यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बन गई। तो टोटल अभी यूनियन टेरिटरी हमारे 8 हो चुके हैं। तो
तो पहले आपके 7 थे, 7 से 6 हुआ क्योंकि मर्ज हो गया, वो दमन दीव दादर कुछ ऐसे करके था, वो मर्ज कर दिया, एंड फिर उसके बाद नए 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, एंड दैट इज द नेम, इट्स बेसिकली द लद्दाख, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड, इट्स जम्मू एंड कश्मीर. व्हाट अबाउट द दिल्ली, इट्स बेसिकली दिल्ली यूनियन टेरिटरी और स्टेट यूनियन टेरिटरी. तो एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि रीजन बीइंग सो हमारे देश की जो कैपिटल है वो दिल्ली, तो इसलिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोला जाता है, सिंपल. तो एनसीआर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, दिल्ली एनसीआर. तो इस तरीके से रखा जाता है. देखो कुछ नहीं होता है, टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ें बदलती हैं, तो उसके हिसाब से आपको ऐसी सारी चीज़ें चेंज होते हुए दिखती हैं. अब मेरा एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, कोई भी लॉ एक बार बनाने के बाद क्या वो पूरी लाइफ टाइम तक सेम रहेगा या फिर उसमें चेंज होते रहेंगे? यस, बट वो चेंज क्यों होना जरूरी है? एक बात तो, लॉ बनाया किसके लिए गया था? सोसाइटी के लिए. क्या सोसाइटी कभी कांस्टेंट रहते हैं फिर उसमें चेंज होते रहते हैं? तो बताओ, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज हुआ तो लॉ में भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, लॉ सोसाइटी के साथ कभी फिट बैठ ही नहीं पाएगा. तो जब कोई भी चीज़ सोसाइटी के साथ वो फिट नहीं बैठता तो वो हमारे लिए इररेलेवेंट बन जाता है, रिडेंडेंट हो जाते हैं, मतलब अब उसको हम प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल नहीं कर सकते. तो इसीलिए वक्त के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ में भी क्या करने पड़ते हैं, हमें चेंजेस करने पड़ते हैं. अच्छा, लॉ में जो चेंजेस होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं. या तो जो पुराना लॉ होता है उसको हम पूरा हटा देते हैं और एक नया लॉ बना देते हैं. और अब मैं जितनी बार लॉ बोलूंगा अभी तो आप समझना मैं एक्ट की बात कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? एक्ट. तो जब कोई एक्ट बना होता है और जब सोसाइटी में चेंज होता है तो हमें लगता है कि उस चेंज की वजह से अभी हम लॉ भी चेंज करना पड़ेगा. तो उस लॉ को या तो पूरा ही क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और एक नया लॉ बनाया जाएगा. तो हटाने को नाम देते हैं रिपील और रिप्लेसमेंट. हटाने को क्या बोलेंगे? रिपील और रिप्लेसमेंट. और या फिर जो लॉ मेकर होते हैं उनको यह समझ में आता है कि अभी वो समय नहीं आया जहां हम पूरे लॉ को रिप्लेस कर सके, लेकिन समय आ चुका है कि लॉ में कुछ तो चेंज होना चाहिए, तो फिर हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं एग्जिस्टिंग लॉ में, और जिसको नाम देते हैं अमेंडमेंट्स. जिसको नाम क्या देते हैं? अमेंडमेंट्स. ये बात ध्यान रखना. तो अब हम लोग लीगल टर्म में मॉडिफिकेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? अमेंडमेंट्स. सिंपल. तो 2 तरीके से चेंज आपको दिखेंगे. एक आपका चेंज होगा कंप्लीट एक्ट, जिसको रिपील और रिप्लेसमेंट बोलेंगे, और एक होगा एग्जिस्टिंग लॉ में मॉडिफाई करना, जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग? इट्स अमेंडमेंट्स. और वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द सोसाइटी. तो दैट्स व्हाई लॉ उस सोसाइटी के बैलेंस में हमेशा होना चाहिए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं. इज इट क्लियर? और वो अमेंडमेंट्स नंबर ऑफ टाइम आते हैं, आपको दिखेगा नंबर ऑफ टाइम वो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं. तो लॉ कभी भी आप ये मत सोच के चलना कि जो आप अभी पढ़ रहे हो पूरी जिंदगी अब वही रहने वाले, नहीं, क्योंकि समय के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स भी आएंगे, तो आपको उस अमेंडमेंट्स को भी पढ़ना पड़ेगा. ये बात ध्यान रखना है. तो आज अभी जो आपने पढ़ा, वी नेवर नो, क्वालिफाई होने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो वो चेंज भी आपको पढ़ना पड़ेगा. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर जो पुराना था हम उसको ही कैरी करेंगे. आंसर इज नो, क्योंकि जो चेंज हो चुका है अब आपको उस चेंज को कैरी ऑन करना पड़ेगा. सो थिंक अबाउट इट. तो गाइज, आज के बाद लॉ यदि हमसे कोई भी पूछता है तो सिंपल वर्ड में बोलेंगे कि सर जो सिविलाइज्ड सोसाइटी को एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वहां जितने भी एक्टिविटीज के लिए नो डाउट गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, यू कैन से द सर्कुलर ऑर्डर, ये सब कुछ जो बनाया जाएगा तो हम उसी को नाम क्या देंगे? देन इट इज सेड टू बी लॉ. देन इट इज सेड टू बी लॉ. इज इट क्लियर? जिसका मेन मोटिव है कि सोसाइटी सही तरीके से चलता रहे, सोसाइटी में सारे काम सही तरीके से करना हमारे लिए जरूरी है, और कोई भी गलत काम करता है तो पनिशमेंट भी कहाँ पे लिखा होगा? लॉ में ही लिखा होगा. तो लॉ से बाहर कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ उसी में होने वाला है. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ गया बेटा? अब आते हैं दूसरे पड़ाव पे. तो ये तो हो गया लॉ क्या होता है. अब दूसरा पॉइंट, हमारे देश में लॉ बनता कैसे? अब हम इसकी बात करें. लॉ बनाने की जो पावर है, वो लॉ बनाने की पावर कहां से है? तो पहले हम इसकी बात, तो अब आपको यहां पे लिखना है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अब लॉ बनाना हमें सीखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गाइस हमें ज़्यादा नहीं, हमें 3 आर्टिकल्स के बारे में यहां पे पढ़ना है। वी हैव 3 आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 246 and we have article number 248। तो मैं आपको ये 3 आर्टिकल जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, अब उसके बारे में समझना, क्योंकि लॉ बनाने की पावर कहां से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से वो पावर कहां कहां पे, 245 में, 246 में, 248 में। अच्छा एक बाबू, तो हम अपने यदि देश की बात करें, आपको पता है हमारे देश को 2 पार्ट में बांटा गया है, लोअर हाउस अपर हाउस, ठीक है, और कुछ लोकसभा राज्यसभा, और कुछ, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो लॉ जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे भी बनते हैं और स्टेट लेवल पे। तो हमारे देश को 2 टुकड़ों का मतलब है, एक टुकड़ा जो हम सेंट्रल एज अ होल बोलते हैं और एक वो जिसको हम स्टेट बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअली इंडिया, ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इट्स नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम, इट्स ए डुअल गवर्नमेंट, यस और नो। वी हैव अ सेंट्रल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल। तो इसका मतलब 2 टुकड़ों का मतलब है कि ये 2 लेवल की बात करते हैं। एंड द लेवल नंबर 1, व्हाट अबाउट द नेम, सेंट्रल लेवल, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड। तो इसका मतलब है जो लॉ बनेगा वो सेंट्रल लेवल पे भी बनेगा और लॉ स्टेट। अब मेरा क्वेश्चन, क्या आपको सेंट्रल लेवल के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेट या बोथ, दोनों? अभी आप दिल्ली में हो तो ये बताओ, अभी आपको क्या पंजाब और हरियाणा के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे? नहीं। देन दिल्ली के करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब डोंट यू थिंक जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब जिस स्टेट में आप हो तो वहां के लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ये बताओ, क्या आप किसी भी स्टेट में रहो, सेंट्रल का लॉ तो हमेशा अप्लाई होगा ना? हाँ। तो सेंट्रल का लॉ पूरे देश के लिए, लेकिन स्टेट का लॉ वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जिस स्टेट में हो, आपको स्टेट का क्या करना पड़ेगा, लॉ फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो और सीए आप दिल्ली में रह के पढ़ते हो और कल आप क्वालिफाई हो जाते हैं और आप मान लो आपकी जॉब चेन्नई में लगी, तो फिर जब आप चेन्नई शिफ्ट हो गए तो क्या दिल्ली के लॉस फॉलो करने पड़ेंगे? नो, फिर चेन्नई के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ये बताओ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप दिल्ली में हो, जब क्वालिफाई हो गए तो आप चेन्नई हो गए, क्या सेंटर के लॉ में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि रीजन बीइंग टेरिटरी ऑफ सेंट्रल लेवल, इट्स होल इंडिया। तो उनकी यदि टेरिटरी की बात करें तो जितने भी लॉस सेंट्रल लेवल पे हैं वो होल ऑफ इंडिया के लिए रखा गया। और मैं आपको बता दूं, हम लोग स्टेट के लॉस हम अपने सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। हम जितने भी लॉस पढ़ेंगे, चाहे वो अभी पढ़ो, चाहे इंटर में या फिर इवन फाइनल में, वो कौन से लॉस पढ़ने वाले? सेंट्रल। बट व्हाई, रीजन, ऐसा क्यों है? क्या सीए का एग्जाम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा या फिर फॉर एंटायर नेशन? यस, एब्सोल्युटली। तो बताओ, डोंट यू थिंक यदि स्टेट वाइज लॉ पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर वो एग्जाम क्या सेंट्रल लेवल पे पूरा इंडिया के लिए कभी हो सकता है पॉसिबल? तो इसीलिए लॉ जितने भी हैं यहाँ पे वो पूरे एज अ होल हमें पढ़ना है। तो दैट्स वाई हमारे सिलेबस में जितने भी लॉज हैं वो प्लीज ध्यान रखना, वो किसी स्टेट के लॉ की बात नहीं करेंगे, वो सबके सब सेंट्रल लॉ की बात करेंगे। आई होप समझ में आ गया। तो गाइज, अब लॉ जो बनता है वो कहाँ से बनता है? हमारा संविधान से। बट अब समझना पहले, लिखने से पहले ये बताओ, संविधान किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आर यू श्योर अबाउट इट? कंफर्म है सर? ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द असेंबली, एब्सोल्युटली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया था और उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मोर देन 250 पर्सन, 250 से ज्यादा लोग थे। तो 293 के नियर बाय, क्योंकि पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग फिर उधर चले गए, तो इसका मतलब है वहां कुछ कम हो गए थे। तो इसका मतलब वो एक असेंबली बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और उस पूरे असेंबली का, उस पूरे ग्रुप का एक लीडर बनाया गया था जिनका नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
तो एक्चुअली उस असेंबली ने क्या किया, वो संविधान बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन नाम किसका आता है, डॉक्टर भीमराव। क्यों? क्योंकि ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द असेंबली। और साइन किसका था, अप्रूव किसने किया था, अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसीलिए हमेशा जब भी नाम आता है तो हम ये बोलते हैं संविधान एक्चुअली उन्होंने बनाया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो इसीलिए नाम आता है क्योंकि ही वॉज द चेयरपर्सन। क्योंकि जब भी कोई कमेटी बनाई जाएगी, जब भी कोई असेंबली बनाई जाती है, तो उस कमेटी और असेंबली का जो नाम होता है वो किसके नाम पे रखा जाता है, वो चेयरपर्सन के नाम पे रखा जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप लोग कंपनीज एक्ट पढ़ोगे 2013, तो कंपनीज एक्ट को बनाने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। कंपनीज एक्ट को बनाने के लिए भी एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी में ग्रुप ऑफ पर्संस थे जो सबके सब हाईली क्वालिफाइड थे। लेकिन उन सब के बीच में एक लीडर था जिनका नाम था जे ईरानी, एंड ही वाज द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। तो जो कमेटी था वो किसके नाम पे है, जे ईरानी कमेटी। तो इसलिए हम उसको नाम क्या देते हैं, जे ईरानी कमेटी। तो ये हमेशा जब कोई भी लॉ बनाए जाते हैं और यदि उसके लिए कोई कमेटी बनाई गई, तो उस पर्टिकुलर कमेटी का जो चेयरमैन होगा तो हमेशा उसका नाम उस चेयरमैन के नाम पे होता है। समझ में आगे बात। अब नेक्स्ट पार्ट, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसने बनाई। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, अब देखो आप क्वेश्चन में क्वेश्चन आते जाएगा। तो आप सब ने बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक्चुअली संविधान उन्होंने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। लेकिन मुद्दा ये को असेंबली किसने बनाया, ये भी तो बात पता होनी चाहिए। अब बताओ। सो सर टुडे इज द फर्स्ट डे, इतने सारे क्वेश्चन पूछोगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, तो ये तो काम है मेरा। यस, एनी आइडिया, सुना है वैसे कुछ। अब मैं एक बात बताऊं, क्या है जो अभी मैं बात कर रहा हूं, ये आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा है, सिविक्स में, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं। लेकिन वी ऑल आर हैविंग ए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो दैट्स वो चीजें हमें याद नहीं रहती। अब मैं बताता हूं एक्चुअली क्या होता है। असेंबली जो बनाई गई थी वो बनाया था किसने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या उस टाइम पे था? यस, हमारे देश में गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से। क्योंकि हमारे देश में एक एक्ट था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तभी से। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन होते हैं, मेंबर होते हैं। और वो मेंबर कहां से आते हैं, अलग अलग हमारे देश में क्या है, सीट्स है। टोटल हमारे देश में कितने सीट्स है पता है आपको, लोकसभा की, राज्यसभा की बात नहीं करो, हम टॉक अबाउट द लोकसभा। हाउ मच, इट्स 543। वो 543 45 के नियर बाय है, क्योंकि फिर उसमें एक दो तो वेरिएशन आते हैं। तो 543 मान लेते हैं, 545 मान लेते हैं, इतने सीट्स हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, एक बात बताओ, ये जो सीट्स है, ये सीट्स कहां से है। हमारे देश को 545 पार्ट्स में बांटा गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नाम देते हैं ना। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, और वो क्यों बनाया गया, क्योंकि रीजन मीन, ये कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या, बनाना, क्रिएट करना। वो सीट्स बनाए गए, और वहां पे लोगों को क्या किया गया, वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कहां पे आया। यस, तो वो जो सीट बनाया गया वो किस लिए बनाया गया, कि सर ये एरिया है, यहां जितने भी लोग हैं वो वोट करेंगे, और जो पर्सन यहां से जीत के आएगा वो कहां जाएगा, लोकसभा में। कहां जाएगा, तो बताओ जो पर्सन लोकसभा में गया, क्या वो अपने आप ही चला गया, फिर हम लोगों ने उसको वोट दिए। तो लॉजिकली देखा जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव किसका हो गया, पीपल का। तो इसलिए जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बोलते हैं, लेकिन जो लोकसभा में होते हैं उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब वो जो सीट्स हैं उसमें अलग अलग पार्टीज ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, देन आम आदमी पार्टी, इस तरीके से है। इन्होंने अपने कैंडिडेट वहां पे खड़े कर दिए, और लोगों से कहा सर प्लीज आप क्या करो, उनको वोट दो। तो आते ना, देखो 5 साल में इलेक्शन होता है और वोट मांगने के लिए आते हैं। 5 साल से पहले भी इलेक्शन हो सकता है, यदि वो बीच में क्या हो जाते हैं, जो आपका सपोर्ट होता है, यदि वो बीच में 2-3 पार्टी मिलकर एक साथ सपोर्ट से क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, और यदि किसी पार्टी ने क्या किया, अपना सपोर्ट खींच लिया, वापस ले लिया, तो फिर वो सरकार खत्म हो जाती है।
एंड जो खत्म हुआ तो उसके बाद क्या होगा, वापस से इलेक्शन होता। तो जिसमें हम बोलते हैं कि सर अब जो लोकसभा और राज्यसभा उसको भंग कर दिया गया, मतलब वो कहानी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि आप बहुमत प्रूफ नहीं कर पाए। तो जब बहुमत ही नहीं हो पाया तो इसका लाभ वहां पे आपकी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। और आपको पता है रिसेंटली हमारे देश में बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ है कि जहां पे सरकार किसी और की थी, फिर वो खत्म हो गई, फिर किसी और ने सरकार बना ली। जैसे अभी महाराष्ट्र में देखो, पहले सरकार किसकी थी, कांग्रेस और वो एनसीपी उन्होंने मिलकर बनाई थी, लेकिन फिर सिचुएशन बदल गया क्योंकि जो आपका स्पेसिफिकली वो शिवसेना के लोग थे उनमें आपस में लड़ाई हो गई, तो कुछ लोग अलग हो गए, तो अल्टीमेटली जो सपोर्ट था वो कम हो गया, एंड जिसकी वजह से फिर बीजेपी को बोला गया सरकार बनाने के लिए, तो साथ में मिलकर अभी फिर से अगेन। तो इस तरीके से चलता रहता है हमारे देश में, वो पॉलिटिकल सेगमेंट है। तो हमारा काम वो पॉलिटिकल सेगमेंट पढ़ना नहीं है। तो अब ये बताओ, वो जो 545 सीट्स है, तो क्या वहां से जितने भी लोग आए तो क्या वो अपने आप आए या वहां से जीत के आए? तो ये बताओ, वो जीता, जो जीते हुए लोग हैं उनको जिताया किसने? हम ही लोगों ने तो जिताया। तो लॉजिकली एक बात बताओ, क्या लोकसभा में बैठना हमें था? लोकसभा में बैठना हमें था, सरकार हमें चलाना था। लेकिन एक्चुअली एक बात तो इतनी बड़ी कंट्री और इतने सारे लोग सभी पार्लियामेंट में आके बैठ जाए तो कितना अजीब लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उस कैंडिडेट को वोट किया और हमने कहा कि सर आज से हम आपको पावर देते हैं। और पावर क्या देते हैं? पावर ये देते हैं कि आज से देश आप चलाओगे, इस देश के लिए जो कानून और व्यवस्था बनाना है वो आप बनाएंगे। तो इसका मतलब हमने उनको क्या दिया, अथॉरिटी दिया, यस और नो? तो इसलिए आपने पढ़ा है कभी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसे ही होता है ना। क्यों होता है बाय द पीपल? मतलब हम लोगों ने, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, तो हम में से ही और हमारे लिए ही। तो हम में से कोई एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, हमने उसको वोट दिया और हमने कहा सर हमारे लिए काम करो। तो इसका मतलब लॉजिकली बोला जाए तो जो लोग लोकसभा में हैं, तो बताओ लोकसभा में डोंट यू थिंक वो हम ही तो बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी तो है। तो इसका मतलब वो हम लोग लॉ बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारे देश में संविधान से भी बड़ा क्या है हमारे देश में? पब्लिक। क्योंकि ये संविधान बनाया किसने? हमने तो बनाया। तो अभी बताओ 545 में, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बताओ अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की। मान लेते हैं बीजेपी को 320 सीट्स मिले फॉर एग्जांपल, कितने? 320। तो सरकार बन गई उनकी। तो अब ये बताओ सरकार जब उनकी बन गई तो डोंट यू थिंक हमने क्या किया? उनको पावर दिया है क्या करने के लिए? लॉ बनाने के लिए। तो इसका मतलब वो सरकार बनने के बाद ये बताओ आज से जो भी कानून व्यवस्था होगा, क्या उनका देखना, उनको एग्जीक्यूट करना उनका काम होगा नहीं होगा? यस और नो? यस। लेकिन अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ये बताओ हम लोगों ने क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वोट किया है, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए वोट किया? दिस इज माय क्वेश्चन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जिसके सबसे ज्यादा सीट्स होंगे तो अल्टीमेटली फिर वो अपनी सरकार क्या करते हैं? बनाते हैं। उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी। इसको क्या नाम देते हैं? रूलिंग पार्टी। और जिसके पास वो इतनी सीट्स नहीं होते वो बोलते हैं ऑपोजिशन। वो क्या बन जाता है? तो मेरा क्वेश्चन लोकसभा राज्यसभा में ये बताओ सिर्फ पोजीशन वाले लोग होते हैं, अपोजिशन वाले भी होते हैं? दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो लॉ बनता कहां पे, लॉ अप्रूव कहां पे होता है? पार्लियामेंट में। तो अप्रूव करने वाले कौन है? दोनों है। दैट इज बेसिकली द व्हाट, पोजीशन एज वेल एज द अपोजिशन। लेकिन जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसमें सिर्फ कौन होते हैं? वो सिर्फ पोजीशन वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ पोजीशन। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग वो पोजीशन में वही थे, उन्होंने सरकार बनाई, तो दैट्स व्हाई ओनली रूलिंग पार्टी विल बी देयर। लेकिन पार्लियामेंट में क्यों ऐसा? क्योंकि सर ऑपोजिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि रीजन में एक बात हो, जो रूलिंग पार्टी है क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं, क्या वो हमारे देश के लिए सही लॉ है या नहीं। तो अपोज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव ऑपोजिशन। और इसलिए बोला भी जाता है कि सर हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, वो ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग रूलिंग पार्टी कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी अपोजिशन जरूरी है। और यदि अपोजिशन नहीं है तो बताओ क्या होगा? डोमिनेट करेंगे और एक टाइम पे क्या होगा? डिक्टेटर सिचुएशन कैन बी देयर और नॉट। और अभी हमारे देश में अपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं है। सो दिस इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। तो डोंट यू थिंक मोदी जी चाहेंगे ये लॉ बनाना तो बन जाएगा? क्यों? क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग में है ही नहीं, क्योंकि इतनी पावर है नहीं, इतने सीट्स है ही नहीं अपोजिशन के पास, सो दैट वो क्या कर सके? अपोज कर। तो दैट इज द डिफरेंट सेगमेंट। तो अल्टीमेटली क्या है समझ में कि सर संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसने बनाया? पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट में किसने बनाया? जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग कहां से आए? जो एक्चुअली पब्लिक ने वोट किया। तो लॉजिकली हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? पब्लिक। हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? पब्लिक। तो ये बताओ लॉ बनाता कौन है? पब्लिक ही तो बना रहा है। और लॉ बनता पब्लिक के लिए, तो वो तो अप्लाई भी किस पे होता है? यस। लेकिन वो बनाने के लिए क्या वो पावर दिया गया, और किसके थ्रू? पब्लिक के थ्रू। और वो किसको दिया गया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकर आज से कौन हो जाएगा? दैट इज अ पार्लियामेंट। लॉ मेकर कौन हो गया आपका? पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे भी ऐसे इलेक्शन होते हैं। किसके लिए? डू यू हैव एनी आइडिया? इलेक्शन किसके लिए होते हैं? एमएलए के लिए। सेंट्रल लेवल पे किसके लिए हुआ? एमपी के लिए, दैट इज लोकसभा के लिए। और वहां पे किसके लिए होते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड विधानसभा? लोकसभा सेंट्रल लेवल पे होगा और विधानसभा कहां पे होगा आपका? स्टेट लेवल। तो विधानसभा के लिए भी वोट होता है, और वो कौन करते हैं? हम सभी लोग करते हैं। और जो विधानसभा में होते हैं उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और जो लोग सेंट्रल लेवल पे हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी मैंने लोकसभा की बात की, राज्यसभा की बात नहीं की, ध्यान रखना, क्योंकि राज्यसभा के भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें वोट आप और मैं, हम लोग नहीं करते। डू यू हैव एनी आइडिया राज्यसभा में कौन वोट करते हैं? हाँ, जो एमएलएज होते हैं वो वोट करते हैं। और वो हर स्टेट में जिस पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं, तो डोंट यू थिंक उसके सीट्स ज्यादा होंगे, और इसीलिए नो डाउट राज्यसभा में उसके मेंबर्स ज्यादा होते हैं। तो बताओ अब लॉजिकली आप समझना, लोकसभा के लिए डायरेक्टली हमने वोट किया, लेकिन राज्यसभा के लिए हमने डायरेक्टली वोट नहीं किया। तो किसने वोट किया? एमएलए ने। लेकिन एमएलए को भी वोट किसने किया था? तो लॉजिकली इनडायरेक्टली वोट कौन कर रहे हैं? यस। तो ये बताओ दोनों में किसके रिप्रेजेंटेटिव है? हमारी तो है, बट वो बात अलग है कि एक में हम बोलते हैं डायरेक्टली और दूसरे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, मतलब इनडायरेक्टली। और वो इनडायरेक्टली क्यों हुआ? क्योंकि एमएलए ने वोट किया, और एमएलए को जिताया किसने था? हम लोगों ने जिताया था। तो इसका मतलब चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, हर जगह पे लॉ बनाता कौन है? हम ही तो बना रहे हैं। लेकिन वो बनाने की पावर हमने किसको दे दी? वो पार्लियामेंट को, और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दी। Is it clear for everyone? तो this is all about the scenario, how the law is going to be framed in India. तो guys अब ये बताओ somehow कहीं ना कहीं लॉ कहां पे बनाया जाएगा वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो सुप्रीम है हमारे देश में वो हमेशा कौन है? जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के बाद अब क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जनरल पब्लिक ने कहा कि हमारे देश को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? हमारे राइट्स और ड्यूटीज की बात करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? सर लॉ बनाएगा कौन? लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? और जब भी किसी भी तरीके से डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? सारी बातें किसमें लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बारे में, अथॉरिटी के बारे में, अथॉरिटीज की ड्यूटी के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, ये सारी चीजों की बात करता है। And that's why we have a one piece of the document जो सबसे सुप्रीम माना जाता है, and जिसको नाम क्या देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इससे भी बड़ा कौन है? पब्लिक एट लार्ज। क्योंकि एट द एंड ये बनाया भी किसने है? पब्लिक एट लार्ज। हैव यू सीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन? कभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है? वैसे नहीं देखा ना? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज पढ़ा है आपने? प्रीएम्बल्स जिसको बोलते हैं, प्रीएम्बल। आपको पता है उसमें पहला वर्ड क्या लिखा होता है? Do you have any idea? क्या ये लिखा था? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, ये लिखा होता है। मैं दिखाऊंगा, आज नेट नहीं चल रहा है इसलिए नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको दिखाऊंगा नेट नेक्स्ट क्लास में। उसमें क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। इसका मतलब क्या है? हम सभी लोग, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम सभी लोगों ने मिलके एक साथ, विच मीन सोलमनली रिजॉल्व, मतलब डिसाइड करना। और डिसाइड क्या किया? हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए। तो क्या एक बात तो संविधान किसने बनाया? फाइनली वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम सब ने मिलके बनाया। तो इसका मतलब हम सब ने क्या किया? रिजॉल्व किया एक साथ मिलके कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो गाइस ये संविधान एक्चुअली हम सब ने मिलके बनाया। वो बात अलग है कि हमने पावर दिया, और वो पावर दिया किसको? कि सर उस असेंबली को। और वो पावर असेंबली को कहां से मिला? दैट इज बेसिकली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखना। और अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया? 245, नेक्स्ट 246, एंड देन वी हैव 248।
तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 245। तो 245, तो सबसे पहले यहां पे जो आर्टिकल 245 है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो यहां पे लिखना आपका आर्टिकल, तो स्टेप नंबर 1 पे आर्टिकल 245। सो लॉ मेकिंग पावर एट सेंट्रल लेवल और दूसरा आपका एट स्टेट लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लॉ मेकिंग पावर। तो सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। और दूसरा स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर। और गाइस इन दोनों को जो पावर दिया गया है, तो इस पावर को प्लीज ध्यान रखना, आज से हम बोलेंगे इट्स एक्सक्लूसिव पावर। क्या बोलेंगे? इट्स एक्सक्लूसिव पावर। कैन यू प्लीज टेल मी एक्सक्लूसिव पावर का मतलब क्या होगा? सो स्पेशल पावर, कुछ पावर, ओके, लिमिटेड लोगों को। अच्छा, इसका मतलब पता है? अब एग्जैक्टली मैं बताऊं क्या है एक्सक्लूसिव का हिंदी मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। तो हमारे देश में यदि लॉ कोई बनाएगा तो वो लॉ सेंट्रल लेवल पे सिर्फ कौन बनाएगा और स्टेट लेवल पे कौन बनाएगा? क्या इसके अलावा हमारे देश में लॉ कोई और बना सकता है? नहीं बना सकता। इसका मतलब ये। तो जब आप किसी एक पर्सन को या किसी एक अथॉरिटी को पावर देते हो और आप ये कहते हैं कि ये पावर सिर्फ आप ही अवेल करोगे, आपके अलावा कोई और, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो मतलब लॉ बनाने की बात यदि करें तो हमारे देश में लॉ सिर्फ कौन बनाएगा? आपका पार्लियामेंट या तो स्टेट। तो पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे और दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया एक्सक्लूसिव पावर लॉ बनाने के लिए, क्या मैं वो पावर डेलीगेट खुद करना चाहूं तो कर सकते हैं? लॉ फिर अलाउ करता है। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ सिर्फ बनाने की पावर किसको दी गई? पार्लियामेंट को। किसको दी गई? तो अब पार्लियामेंट यदि चाहे तो लॉ क्या कर सकते हैं? बनाने की पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। अब वो आपको पता चलेगा कैसे, वो आपको दिखाऊंगा भी डेलीगेशन, देखो कहां पे हो। तो सबसे पहले लेकिन अभी क्या याद रखना है कि लॉ सिर्फ कौन बनाएगा? आपका सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। यस, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। तो आज से ये हो गए लॉ, ये लोग बनाएंगे। लेकिन अब मुद्दा एक और आता है। ये बताओ, आपने दो लोगों को, दो अथॉरिटी को लॉ बनाने की पावर दे दी। एक किसको दे दी आपने? पार्लियामेंट को। दूसरा, आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ क्या ऐसे बनेगा? ये लॉ के लिए हमेशा कोई ना कोई मैटर होना चाहिए। लॉ के लिए कोई ना कोई मैटर होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा जिस पे लॉ बनाई जाएगी। तो ये बताओ, जब तक कोई मैटर ही नहीं है क्या लॉ बन सकता है उस पर? तो मैटर होगा तभी क्या होगा? लॉ बनाया जाएगा। क्योंकि लॉ ऑलवेज इट्स पर्पसफुल। तो इसका मतलब पर्पस होना चाहिए। विदाउट पर्पस लॉ विल नॉट बी देयर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताओ मैटर्स भी तो होना चाहिए लॉ के लिए। लेकिन अब मुद्दा ही आता है कि सर लॉ बनाने के लिए जब आप मैटर की बात करोगे तो उस मैटर पे तो पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और उस मैटर पे, तो ये बताओ क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मेरा एक क्वेश्चन, दो लोगों को आपने पावर दिया, सेम मैटर पे दोनों ने लॉ बना दिया, तो बताओ क्या लॉ दोनों का ओपिनियन सेम होगा? डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब है, डोंट यू थिंक, अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ किस मैटर पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और किस मैटर पे सिर्फ कौन बनाएगा? यस, क्योंकि आपस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 246 फिर बनाया गया। तो आर्टिकल 245 में क्या दिया गया? पावर। लेकिन आर्टिकल 246 क्या कहता है? सर वो पावर जो अवेल होगा तो किस मैटर में कौन करेगा? पार्लियामेंट। और किस मैटर में कौन अवेल करेगा? आपका स्टेट, ताकि दोनों में किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रडिक्शन न हो। तो नेक्स्ट पार्ट, हियर वी हैव, मूव ऑन नेक्स्ट।
आर्टिकल 246. So Parliament and state legislature having power to make laws on such matters as specified in the list prescribed in Schedule 7 of Constitution of India. तो गाइस इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट और पार्लियामेंट जो लॉ बनाएंगे तो वो लॉ बनाएंगे उन सभी मैटर्स के रिगार्डिंग जो कहां प्रिस्क्राइब्ड है लिस्ट में, और वो लिस्ट कहां पे रखा गया शेड्यूल 7. और अब इस शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है. अब मैं यहां पे 3 अलग अलग लिस्ट की बात करूंगा. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द लिस्ट? हैव यू हर्ड अबाउट द नेम ऑफ द लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. नाम सुना है? लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट नंबर 3. तो लेट्स स्टार्ट विद लिस्ट. तो यहां पे लिस्ट नंबर 1 नॉन एज, क्या नाम देते हैं गाइस? Union list. Then we have list number 2 known as state list. Then we have list number 3 known as, क्या नाम देते हैं इसको? कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये 3 लिस्ट हो गया. तो वी हैव यूनियन, देन वी हैव स्टेट एंड देन वी हैव कॉन्करेंट. तो अब जो मैटर है वो मैटर कहां पे लिखा है? इन 3 लिस्ट में. और इन 3 लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन सभी मैटर पे लॉ बनेगा. और वह लॉ तो या तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, या फिर कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, और या फिर दोनों ही बना सकते हैं. लेकिन सर किस में पार्लियामेंट बनाएगा, किस में स्टेट बनाएगा, और किस में दोनों बना सकते हैं? तो इसीलिए 3 लिस्ट बनाएगी. तो जो फर्स्ट लिखा है उसमें वर्ड क्या लिखा है? व्हाट अबाउट द नेम? यूनियन. यूनियन मींस सेंट्रल. यहां पे वर्ड क्या लिखा है गाइस? स्टेट. तो इसका मतलब ये स्टेट की बात कर रहा है. यहां पे क्या लिखा है? कॉन्करेंट. अच्छा, कॉन्करेंट का मतलब बोथ, साथ मिलके. तो इसका मतलब दोनों बना सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. तो अब इसमें लिखना है आपको. So, Parliament having exclusive power to frame laws in respect of the matters specified in लिस्ट 1. दूसरे में स्टेट लेजिस्लेचर having exclusive power to frame laws on
all such matters as specified in list नंबर 2, एज स्पेसिफाइड इन लिस्ट नंबर 2। तो पहले ये 2 लिख लिया आप लोगों ने। सो आप लोगों को वैसे 12th के एग्जाम कैसे हुए? दैट वाज गुड, अच्छा हुआ है। वैसे बोर्ड एग्जाम में बहुत नहीं लगता ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इट्स अराउंड 1 मंथ या मोर देन 1 मंथ ऐसे हो जाता ना। अब प्रोफेशनल कोर्स में बेस्ट है, CA CS CMA में हर दिन एग्जाम है, मतलब गैप नहीं, अभी आज एक हो गया कल हो गया इस तरीके से, या फिर मैक्सिमम यदि मिला तो 1 दिन का गैप मिलेगा, दैट्स इट। और तो इसका मतलब यदि पहले से आपने पढ़ा हुआ है फिर तो आप वो एंजॉय करोगे, और नहीं पढ़ा हुआ फिर तो नो डाउट आप एक्सपेक्ट करोगे गैप मिल जाए, कुछ नहीं हो सकता। और ये डिसाइडेड होता है हमेशा कि गैप मिलना ही नहीं है, और मैं ये मानता हूँ गैप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है ज़्यादा गैप होता है हम पढ़ते ही नहीं है, वो फिर ये होता है ना अभी 1 वीक है, हाँ वो फिर डिले करना शुरू होता है, और एट दी एंड पता चला कि वो 7 के 7 दिन में हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो वैसे भी एग्जाम में एज पर माई ओपिनियन यदि पहले से पढ़ा होता है वही काम आता है। सो एट द एंड लास्ट मोमेंट पे तो हम उसको सिर्फ क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे भी क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट डे, मतलब आज से जो चीज़ें आपकी स्टार्ट हो गई, तो मतलब आज से आपको पढ़ना है, और कम से कम ये कोशिश जरूर करना है कि जितना हम क्लास में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसको रिवाइज करके आना है। तो इससे क्या होगा, फिर वो जब आओगे तो अगेन एक बार मैं रिकैप कराऊंगा, तो वो नंबर ऑफ टाइम वो साथ के साथ रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ें रिवाइज करते हो रिकैप करते हो वो चीज़ें रिटेन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि सर लिखने में, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो लिखने में नो डाउट हमें फोकस करना होता है, तो उसमें क्या आपको लैंग्वेज पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, वो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, सो अब एक बात बताओ, एक इन दोनों लिस्ट से एक पिक्चर तो क्लियर हो चुके हैं, और वो पिक्चर ये क्लियर हो गया कि लिस्ट 1 में जितने भी मैटर्स हैं उस पर लॉ कौन बनाएगा आज के बाद, तो क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है तो आपका एक्सक्लूसिव पावर किसके रिगार्डिंग है, यस, जो मैटर कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, ये आपको लिखना नहीं जो मैं यहां पे क्वेश्चन, क्या स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, ये बताओ क्या पार्लियामेंट लिस्ट नंबर जो 2 में मैटर्स है क्या उस पर लॉ बना सकते हैं? क्या स्टेट लिस्ट नंबर 1 में जो मैटर्स उस पर लॉ बना सकते हैं? तो इसका मतलब है आंसर इज नो। बट वाई? क्योंकि दोनों की एक्सक्लूसिव पावर। तो बोला सर आप हमारे एरिया में एंटर नहीं करोगे और हम आपके एरिया में एंटर नहीं करेंगे, तो डोंट यू थिंक एक दूसरे के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बोला जितने भी मैटर्स लिस्ट 1 में प्रिस्क्राइब्ड है उस पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा। और जितने भी मैटर कौन से लिस्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, लिस्ट नंबर 2 में, उसमें लॉ सिर्फ कौन बनाएगा आपका, तो इसका मतलब पार्लियामेंट हैविंग नो अथॉरिटी, नो पावर टू इंटरफियर। ये बात किस में लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बताओ पार्लियामेंट बड़ा या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? पब्लिक, आम जनता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो बोला भाई साहब देखो ऐसा है, जो पावर जिसको दिया गया ना वो वैसे ही अवेल करेगा और दूसरे में टांग अड़ाने की आपकी जरूरत नहीं है। क्या इसका मतलब है दूसरे को आप इंटरफेयर नहीं करोगे क्योंकि आपका दायरा, आपकी लिमिटेशन, आपकी बाउंड्री लाइन सेट कर दी गई, तो इसका मतलब आप उस बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जा सकते। तो बोला सर क्या ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता है क्या जो दोनों पे ही इस तरीके से दोनों को ही पावर दिया जाए लॉ बनाने के लिए? क्या ऐसे कुछ मैटर हो सकते हैं, ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं? बोला हो सकता है। तो बोला फिर क्या किया जाए, उसको कहां लिखेंगे? तो इसलिए कौन सा लिस्ट है? कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट पे आप आते हैं और यहां पे आपको लिखना है बोथ, दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट
legislature having, now there is a word exclusive और यहां पे inclusive आएगा, तो having inclusive power to frame laws on the matters specified in list 3. So we have inclusive, but now I have a question. क्वेश्चन ये है, ये बताओ तीसरे लिस्ट में जितने भी मैटर्स है गाइस, उस पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। और तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसी स्थिति हो सकती है, क्या ऐसा कभी सिचुएशन हो सकता है कि सेंट्रल ने जो लॉ बनाया और स्टेट ने जो लॉ बनाया, उन दोनों में आपस में कुछ प्रोविजन क्या हो गए, दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट, इनकंसिस्टेंट हो गए? दिस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि जब दोनों ने लॉ बना दिया तो दोनों में आपस में कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो क्या हो सकता है। तो बीइंग अ पर्सन, बीइंग ए सिटीजन, तो बताओ आपको सेंट्रल के भी लॉ फॉलो करने पड़ेंगे और स्टेट के भी करने पड़ेंगे, जिस स्टेट में आप हो। तो प्रॉब्लम यह है कि उस कॉन्ट्रडिक्शन में किसके लॉ फॉलो करना आपको पड़ेगा। आप क्या सोचोगे, सर हमें लॉ किसका मानना पड़ेगा, यहां तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सेंट्रल कुछ और कह रहा है, स्टेट कुछ और कह रहा है, अब मैं क्या करूं, अब क्या हो? यस, अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? इट्स ऑलवेज सेंट्रल, पार्लियामेंट, क्योंकि सुपीरियर कौन माना जाएगा? एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। यदि उस पर्टिकुलर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि उस स्टेट के लिए सेंट्रल का प्रोविजन, सेंट्रल का लॉ सुटेबल नहीं है, लॉ किसका कंसिडर करना चाहिए? तो प्रेसिडेंट को फिर वो पावर दिया गया है कि वो ये बोल सकता है कि उस कॉन्ट्रडिक्शन में पार्लियामेंट का लॉ ना मान के किसका मान लिया जाए? स्टेट। लेकिन जनरल प्रोविजन क्या कहता है कि सेंट्रल। तो जब आपसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है कि हमें नो डाउट कॉन्ट्रडिक्शन में प्रायोरिटी किसको देना है, यस। अच्छा, पहले दो लिस्ट में तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सक्लूसिव है, क्योंकि रीजन मीनिंग उसमें ऐसा कोई मैटर है ही नहीं कि जिसपे नो डाउट पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो। तो कॉन्ट्रडिक्शन का सिचुएशन यही है। तो बोला सर इसका भी सॉल्यूशन, ध्यान रखना, लॉ जब कभी भी इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो वो लॉ ही आपको सॉल्यूशन देगा, फिर कोई सॉल्यूशन बाहर दे ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है लॉ ही बना रहे, लॉ ही सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं और लॉ ही सिचुएशंस का क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है। तो अब यहां पे नीचे, इसके नीचे एरो डाल के एक नोट लिखेंगे, इट मे बी नोटेड दैट comma, that in case of any contradiction between the provisions of law made by Parliament and by the whom? By the state legislation comma, then in that case the provision of law made by Parliament shall be considered. तो उसमें हम जो पार्लियामेंट है हम उसके प्रोविजंस को कंसिडर करेंगे। अच्छा ये बताओ, पूरा स्टेट का लॉ
पूरा ही खत्म हो जाएगा? पूरे सेंट्रल का लॉ फॉलो करने सिर्फ वो कॉन्ट्रडिक्शन वाले प्रोविजन के लिए? यस, ओनली कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट. द एंटायर लॉ इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड. वो जो सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन है सिर्फ उसके लिए आपको कंसिडर कर ले. तो पूरे लॉ को वहां से मत बोल देना हाँ नो डाउट आप पूरा खत्म है, सिर्फ उस कॉन्ट्रडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो गाइज ये है वो सेगमेंट. तो अब ये बताओ आर्टिकल नंबर 245 एंड 246 ये दोनों समझ में आ गया? तो लॉ आज से हमारे देश में बनाने की एब्सोल्यूट पावर सेंट्रल लेवल पे किसको दी गई है? पार्लियामेंट. और स्टेट लेवल पे, और वो लॉ बनाया जाएगा मैटर्स पे. और वो मैटर कहां पे लिखा हुआ है? लिस्ट में. और वो लिस्ट कहां पे? शेड्यूल नंबर 7 में. शेड्यूल नंबर, और वो लिस्ट में कितने लिस्ट है वहां पे? 3. नंबर 1 यूनियन, नंबर 2, नंबर 3 यस. यूनियन लिस्ट में जितने मैटर्स है लॉ बनाएगा कौन? पार्लियामेंट. स्टेट में स्टेट. एंड व्हाट अबाउट द कॉन्करेंट? बोथ. इफ कॉन्ट्रडिक्शन देन प्रायोरिटी पार्लियामेंट. बट इन सर्टेन एक्सेप्शन केस द प्रेसिडेंट कैन अलाउ द स्टेट लॉ इवन इन केस ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन. इवन इन केस ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन. बट वो एक्सेप्शन केस बनेगा और उसके लिए किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट की. क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश में, ध्यान रखना, एक्चुअली जब हम बात करते हैं अथॉरिटीज किस तरीके से, तो सुप्रीम माना जाता है. वो सुप्रीम है क्योंकि रीजन मीन प्रेसिडेंट के पास हमारे देश के कई सारे पावर हैं जो स्पेशल पावर माने जाते हैं. लेकिन वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ही हर जगह पे काम करते हुए और सारे एग्जीक्यूशन करते हुए नजर आएंगे. लेकिन जब हम बात करते हैं तीनों सेनाओं का कंट्रोल, जैसे नेवी, एयरफोर्स, इन सब का, तो वो किसके पास होता है? दैट इज अ प्रेसिडेंट. सिंपल. हमारे देश में इमरजेंसी लगाना हो तो वो भी पावर किसके पास है? किसी की सजा कम करनी है तो वो भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. तो कुछ स्पेशल पावर होता है जो किसके पास होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सिंपल. तो और प्रेसिडेंट को इवन हम नाम देते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर नेशन. तो अभी एट प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट कौन है? सो द्रौपदी मुर्मू. तो वो अभी एट प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट है बेसिकली. एंड वो जो ट्राइबल्स होते हैं ना, ट्राइबल्स जो आदिवासी होते हैं, उनके वो रिप्रेजेंटेटिव, तो उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया बहुत जगह पे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए. तो हमारे देश में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट कोई भी कास्ट का, किसी भी सेगमेंट का बन सकता है. तो ये इस चीज को अगेन एक प्रूव करता है कि सर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इवन शेड्यूल ट्राइब्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, वॉट एवर इट इज, इट डजंट मैटर. क्योंकि रीजन बीइंग इट्स ऑल अबाउट योर क्वालिफिकेशन, इट्स ऑल अबाउट योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी. तो आप इससे कहने के क्या होता है, आगे बढ़ते हो. तो वो उन्होंने प्रूफ किया है और फाइनली उनको नो डाउट प्रमोट करके क्या बनाया गया? आपका प्रेसिडेंट. सिंपल. दिस इज यूनिक सेगमेंट ओवर देयर. तो गाइस ये है आर्टिकल 245 एंड 246 की कहानी. एक आर्टिकल और मैंने लिखा है, कौन सा? 248. अब हम लोग 248 की कहानी पे आते हैं. अब मेरा एक क्वेश्चन है, इस लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं, क्या ये मैटर्स हमेशा के लिए सेम रहेंगे? इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकते? हो सकते. तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. यदि कोई भी नया मैटर हो, कोई भी न्यू मैटर, एंड वो न्यू मैटर का मतलब है ऐसा मैटर जो लिस्ट 2 में और लिस्ट 3 में बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि लिस्ट 1 में होगा तो वो तो कौन लॉ बनाएगा? तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों में से किसी भी लिस्ट में वो मैटर है ही नहीं. तो अब उस न्यू मैटर पे लॉ बनाने की बात आई. तो क्वेश्चन ये है कि वो मैटर ना तो यूनियन लिस्ट में, ना तो स्टेट में, ना ही किसमें गाइस? कॉन्करेंट. तो फिर क्वेश्चन ये है कि सर वो लॉ बनाएगा कौन उस मैटर पे? तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ नेचुरल पर्सन, बीइंग यू कैन से द लेमैन पर्सन, बीइंग अ मैंगो पीपल, आम आदमी, आपके हिसाब से किसको लॉ बनाना चाहिए? क्या वो कॉन्करेंट लिस्ट में एज्यूम करना चाहिए कि सर वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बन जाए? क्या हम ये एज्यूम करेंगे कि सर वो यूनियन लिस्ट का पार्ट हो जाए, या फिर हमें उसको एज्यूम करना चाहिए कि सर वो स्टेट लिस्ट का पार्ट बन जाए? क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट. सो फाइनली अब आपको आर्टिकल 245 में इसका आंसर मिलेगा. आपको किस में आंसर मिलेगा इसका? 245. आपका 248. तो किस में मिलेगा 240? क्योंकि 45 तो हमने पढ़ ही लिया. तो 248. तो गाइस 248 ये कहता है कोई भी नया मैटर जो पहले से किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो उस पे एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. उस पे स्टेट लॉ बना ही नहीं सकते,
क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो मैटर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं होगा या फिर नेशन के लिए, कंट्री एज अ होल के लिए? इट्स फॉर अ कंट्री एज अ होल, क्योंकि इट्स न्यू मैटर। तो बोला सर नया मैटर है तो पूरे कंट्री अफेक्ट होने की बात कर रहे हैं, और इसका मतलब है उस पर हम स्टेट को तो पावर दे ही नहीं सकते, तो उस पर लॉ बनाने की पावर किसके? यस। तो अब ये बताओ, ये 248 इसी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट आर्टिकल, विच वन? 248। तो इसमें लिखना आपका, इफ देयर इज एनी मैटर which has not been specified in any list और ब्रैकेट में गए स्पेसिफिकली इन लिस्ट 2 and 3। तो लिस्ट 2 और 3 में तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। देन सच मैटर is said to be new matter over which exclusive power over which exclusive power to frame law remain with whom? With Parliament। तो वो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास रहने वाला गैस? पार्लियामेंट। देखो लिस्ट 1 में एग्जिस्ट करता है फिर तो वो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट बनेगा, और लिस्ट 1 में एग्जिस्ट नहीं करता है तब भी ऑटोमेटिकली किसका पार्ट बनेगा, और वो क्यों बनेगा मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। मुझे सिर्फ लिस्ट 1 से मतलब है, ध्यान रखना, क्योंकि हम सेंट्रल लॉ पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी मैंने तीनों लिस्ट के बारे में बता दिया। तो ये बताओ यदि तीनों में से किसी भी लिस्ट में यदि वो मैटर नहीं है, और खासकर किस में नहीं होना चाहिए, लिस्ट 2 और 3 में, तो उस पर लॉ बनाएगा कौन? पार्लियामेंट, क्योंकि वो हमेशा इंप्लाइड है किसका पार्ट बन जाएगा? यस। और ये क्यों बनता है आप समझ लो। सो वो नोट नहीं करना, वो समझना है सिर्फ आपको। यहां पे फर्स्ट लिस्ट के बारे में मैं बता रहा हूं, लिस्ट नंबर 1। डू यू हैव एनी आइडिया लिस्ट 1 में आपको पता है मैटर्स लिखे हुए कितने मैटर्स? ये तो नहीं पता होगा कि सर ऑब्वियसली लिस्ट के बारे में हमें नो डाउट पूरा डिटेल नहीं पता, तो मैटर की बात करते हो आप। तो एक्चुअली लिस्ट 1 में यहां पे टोटल 97 एंट्रीज हैं। क्या है यहां पे? एंट्रीज। और उन सभी एंट्रीज में क्या है? मैटर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 करके कितने हो गए? 97। और हर एंट्रीज में क्या आपके मैटर्स है, और उन सभी एंट्रीज में जो मैटर्स हम उसको आइटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं, क्योंकि आइटम इट्स ए मैटर एंड उसको नंबर दिया गया। तो नंबर कितने टोटल? 97। लेकिन आपको पता है 97 में 96 ये हो गए टोटल, और ये 97th होगी। तो जो 96 मतलब 1 से लेकर 96 इन सब में मैटर्स क्या है? क्या है यहां पे? मैटर्स स्पेसिफाइड। मतलब एंट्री नंबर 1 में मैटर क्या होगा, एंट्री नंबर 2 में क्या होगा, एंट्री नंबर 3 में क्या होगा, सारे लिखे होंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। एंट्री नंबर 43 में ये बोला गया कंपनीज एक्ट बनाने के बाद। एंट्री नंबर कौन सा? 43 टॉक्स अबाउट व्हाट? कंपनी। कि सर जितने भी लोग क्या बनाते हैं? कंपनी बनाते हैं बिजनेस करने के लिए।
तो उस कंपनी बनाने के लिए जो लॉ बनेगा वो मैटर कहां पे लिखा है? 43 में, एंट्री नंबर। तो अब इसका मतलब वो एंट्री नंबर 43 क्या दे रहे हैं? पावर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंट्री नंबर 43 टॉक्स अबाउट व्हाट? ट्रेडिंग, दैट इज बिजनेस। और वो बिजनेस किस फॉर्म में कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन, कंपनी के फॉर्म में। तो उस कंपनी के फॉर्म के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया जाएगा, और वो लॉ बनाने की पावर किसके पास है? दैट इज पार्लियामेंट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एंट्रीज लगे। लेकिन जो 97th है ना, इसको रखा गया क्या रखा गया? ब्लैंक। इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये ब्लैंक छोड़ दिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप मूवी देखते हो, कई बार आपने देखा है मूवी में या फिर बचपन में आपने कभी पेगी बैंक बना होगा, इसमें पैसे डालते हैं। मान लो एक पर्सन है, वो लाइफ में चाहता है सब कुछ सिस्टमैटिकली चलूंगा, तो वो क्या करेगा? अलग अलग पेगी बैंक बनाएगा। ये एजुकेशन के लिए, ये इसके लिए, ये मैरिज के लिए, सारे पेगी बैंक बना दिए और सब में पैसे जमा कर रहे हो। एक छोड़ दिया उसने, क्या? पेगी बैंक ब्लैंक। उसमें पर्ची नहीं लगा कि किसके लिए। उसने बोला कि जो फालतू पैसे बचेंगे मेरे पास, आइडल मनी बचेगा, वो मैं क्या करूंगा? सब उसमें डाल दूंगा, क्योंकि मैंने उसमें कोई नाम लिखा ही नहीं। वो एक्स्ट्रा जो मनी हो सारा उसमें जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया? मतलब इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया? लिस्ट बने। और लिस्ट में भी क्या है? एंट्री है। लिस्ट में भी क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब बेसिकली इस एंट्री में 97 को ब्लैंक छोड़ दिया। बोला 97 में कुछ लिखेंगे नहीं। बोला क्यों? बोला जब कभी कोई नया मैटर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक है, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? 97। लॉजिक समझ में? तो 97 को ब्लैंक इसीलिए छोड़ा गया कि कोई भी नया मैटर होगा ना, तो आप एज्यूम कर लेना वो किसका पार्ट है? 97। तो 97 का ही पार्ट मान लेना, मतलब वो यूनियन लिस्ट में आ जाएगा, इसीलिए उसको ब्लैंक छोड़ा गया। अब ये बताओ, यदि इसमें भी नाम लिख देंगे तो जिसका नाम लिख दिया सिर्फ वही बन जाएगा। और ब्लैंक लिखने से क्या हो गया? डोंट यू थिंक वी कैन से इट्स मिसलेनियस? इट्स जस्ट लाइक अ मिसलेनियस। नाम सुना आप लोगों ने? तो बताओ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या कोई नाम होता है? या फिर जितने भी अदर एक्सपेंस होते हैं वो सब किसका पार्ट बना देते हैं? तो दैट्स व्हाई डोंट यू थिंक एंट्री नंबर 97 इट्स जस्ट लाइक मिसलेनियस। कि सर ये वो आइटम है, ये वो एंट्री नंबर है जिसमें हम सारे के सारे नए मैटर को हम क्या करेंगे? उसी का पार्ट मान लेंगे। तो अब ये बताओ नया मैटर हमेशा किसका पार्ट बन जाएगा? और एंट्री नंबर 97 का और एंट्री नंबर 97 ये बताओ आपका स्पेसिफिक लिस्ट कौन से में आ रहा है? 1 में। तो बताओ लिस्ट 1 में पावर किसको दिया गया? तो ये बताओ एक्सक्लूसिवली लॉ बनाएगा कौन? समझ में आए? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, बिटकॉइन के बारे में सुना आप लोगों ने? बिटकॉइन इट्स ए क्रिप्टो करेंसी। इट्स ए क्रिप्टो करेंसी। आपको पता है हमारे देश में लॉ है? नहीं है। हमारे देश में बिटकॉइन के रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है। तो ये बताओ कल गवर्नमेंट को लगता है कि बिटकॉइन का लॉ हमारे देश में भी होना चाहिए, तो बताओ बिटकॉइन विल बिकम अ न्यू मैटर और नॉट? तो बताओ यदि बिटकॉइन के लिए कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो किसका पार्ट बन जाएगा? 97। तो क्या 97 में बिटकॉइन लिखना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली वो एज्यूम किया जाएगा? वो एज्यूम किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। और ये क्यों आया? क्योंकि आपका आर्टिकल 248 क्या कहता है कि नए मैटर में हमेशा लॉ कौन बनाएगा? तो बोला सर वो लिखना पड़ेगा। बोला नहीं, क्यों? क्योंकि 97 हमने छोड़ा ही क्या था? ब्लैंक। तो वो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाएगा। नाउ इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सो थिंक अबाउट इट कि लॉ कभी लॉजिकल होता ही नहीं है, यहां पे हर चीज का लॉजिक होता है, तो यहां लॉजिक ही आ गया। तो अब हमारा ये 3 सेगमेंट यहां पे खत्म हुआ फाइनली। अब नेक्स्ट पार्ट में तो कुछ बातें और यहां पे और हम यहां पे बात कर लेते हैं। ये बताओ अब हम लोग फाइनली नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं अब किसके रिगार्डिंग? जस्ट वेट, एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको और मैं यहां बता रहा हूं आपको। सो अथॉरिटी ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम आप लोगों को भी नोट करना है। तो मैं हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के अथॉरिटीज की बात करूं जिसको बोलते हैं 3 पिलर ऑफ आवर नेशन। 3 पिलर। तो गाइज 3 वो पिलर कौन कौन से, डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी मैं उस 3 पिलर के बारे में लिख रहा हूं। इसको 3 पिलर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम भी बोला जाता है और अथॉरिटी ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा व्हाट अबाउट द वर्ड? लेजिस्लेचर। नंबर 2 व्हाट अबाउट द वर्ड? इट्स एग्जीक्यूटिव। लिखते हैं हम इसको एग्जीक्यूटिव बट पढ़ते एग्जीक्यूटिव है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट थर्ड वन
यस, जुडिशरी। तो नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट आ गया? जुडिशरी। तो इन तीनों के बिना कोई लीगल सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो सर ये लेजिस्लेचर का मतलब क्या? अब इसमें लिखना। सो इट मीन्स द अथॉरिटी टू मेक व्हाट? लॉज। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी। क्या नाम देंगे इनको? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। अब ये बताओ, कोई भी कानून, कोई भी लॉ बनाया जाता है तो क्या सिर्फ उसको एक पेपर में, एक बुक में बना के छोड़ देना है? इसको लागू भी करना है? लागू करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बनाया गया। तो बताओ, क्या उस लॉ को समाज में, सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से लागू करना भी तो काम है। तो उसको लागू करने को नाम क्या देते हैं? एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट करने के लिए किसको बनाया गया? एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब है यहां पे नेक्स्ट, सो इट मीन्स द अथॉरिटी for execution oblique implementation of laws made by whom? Yes, made by legislation. नंबर 2। नंबर 3, ये बताओ, यदि आपको कोई लॉ समझ नहीं आ रहा हो, आपको लगता है क्या वो लॉ हमारे देश के लिए सही बना है या नहीं, और या फिर किसी ने उस लॉ का क्या किया? कॉन्ट्रावेंशन किया, तो उसको हमें सजा दिलवाना, तो ये सब कुछ काम करने के लिए कौन होता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, क्या वो सही है या नहीं है, लॉ के बारे में आम जनता को यदि जहां पे भी प्रॉब्लम राइज हो रहा है उसको समझाना, और यदि किसी भी तरीके से कोई दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हो गया तो उसको रिजॉल्व करना, और किसी ने कायदे कानून को यदि क्या क्या ब्रीच किया तो उसको क्या करना? पनिश करना। जैसे एक बात होता है, यदि किसी ने मर्डर कर दिया तो बताओ, क्या उसने सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक रॉन्गफुल एक्ट किया? नहीं किया, और क्या उसकी वजह से सोसाइटी अफेक्ट हुई? तो ये बताओ, क्या उसको पनिश करना जरूरी है, ताकि सभी के लिए एक लेसन क्रिएट किया जाए कि ये काम गलत है और उसको दोबारा कोई आज के बाद नहीं करे। क्योंकि जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तो सोसाइटी के लिए लेसन क्रिएट नहीं होगा, और तब तक सोसाइटी में लोग आगे डरेंगे। सिंपल, डर तभी पैदा हो सकता है जब उसको सजा देंगे, और यदि उसको सजा नहीं मिला तो कल दूसरा फिर क्राइम करेगा। तो उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या करना? टू पनिश दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पनिश? क्या आप और मैं? जुडिशरी। जुडिशरी। और हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी के ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। जुडिशरी इवन क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। याद है लॉकडाउन के टाइम में जुडिशरी ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये लॉकडाउन जो हो रहा है इसके लिए क्या आपने पूरी व्यवस्था की? नहीं। जीएसटी जब आया था तब उसके लिए पूछा गया था, जब डीमोनेटाइजेशन आया था तब पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस पूछने का अधिकार होता है, इवन किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यदि किसी भी तरीके का पार्लियामेंट में लॉ बना है तो अगेन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये लॉ वैलिड है ही नहीं, और यदि वो लॉ हमारे देश के लिए वैलिड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है? इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। ये भी ध्यान रखना। तो ये बताओ, क्या एक ऐसा अथॉरिटी जो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी क्या कर सकता है? नो डाउट ऑर्डर पास कर सकता है, और ये तभी हो सकता है जब एक अथॉरिटी क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि रीजन मीनिंग बात किसकी होती है? जस्टिस। और जस्टिस तभी होगा जब एक पर्सन क्या होगा? इंडिपेंडेंटली क्या दे सकते हैं? आजादी के साथ नो डाउट कोई ना कोई अपना ऑर्डर दे सकता है। तो दैट्स व्हाई जुडिशरी किसी भी देश में वो जस्टिस की बात करता है, न्याय की बात करता है, और न्याय तभी हो सकता है जब वो इंडिपेंडेंटली क्या करे? अपना काम करे। तो सिंपल यहां पे लिखना आपका, सो इट मीन्स द अथॉरिटी फॉर नंबर 1
इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मेड बाय legislation. Number 2, settlement of disputes. Number 3, impose punishment for violation of law. Have you heard about the word interpretation? Interpretation का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी किसी चीज को आप एनालाइज करते हैं, किसी चीज को एनालाइज करके आप ये देखते हैं क्या वो सही है या गलत। किसी चीज को सही और गलत समझने के बाद उसको लोगों तक कन्वे करना, तो हम उसी को नाम क्या देते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो एक बात बताओ, जितने भी लॉज आप पढ़ोगे, आप उन सभी लॉ का क्या करोगे? विश्लेषण ही तो करोगे। तो इसका मतलब आपको समझना ही तो है। हाँ, लेकिन हम लोग उस लॉ को पढ़ेंगे, हम उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे। यदि कहीं आपको लग रहा है सर ये तो गलत लिखा हुआ है, तो फिर अब आपको वही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रीजन में किसी ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की नहीं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो लॉ जब बनाया गया था तब के लिए वो हो सकता है सही था, और हो सकता है आज के लिए वो सही ना हो। तो इसका मतलब जब तक ये अथॉरिटी को ये रियलाइज नहीं होगा कि सर वो आज के लिए सही नहीं है, इसलिए हमें उसको अमेंड करना चाहिए, तब तक हमें वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग, प्लीज ध्यान रखना, हम यहाँ लॉ को चैलेंज करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ लॉ की क्या करने आए? इंटरप्रिटेशन करने आए। तो इसका मतलब जो लॉ मेकर ने लॉ बनाया, जो लॉ बनाने की इंटेंशन थी, हम उस इंटेंशन को पढ़ने वाले। क्योंकि एक बात बताऊं, आप आज के कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कोई लॉ नहीं पढ़ने वाले। एक बात बताओ, लॉ कौन सा पढ़ेंगे? 1872 तब लॉ बनाया गया था, और वो आज हम पढ़ने वाले। लॉ कौन सा पढ़ेंगे? जो 1932 में बनाया गया। जो लॉ कब बनाया गया? 1930 में बनाया गया। तो डोंट यू थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और थे, और उसके हिसाब से लॉ बनाया गया, और आज के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और है। तो उस लॉ में या तो अमेंडमेंट्स हो चुके होंगे और ये तो नहीं हुए होंगे। तो हमें हो सकता है कुछ प्रोविजंस क्या नजर आए, सर आज के लिए इररेलेवेंट। तो और ये दिखेगा भी कि सर वो इररेलेवेंट है, लेकिन फिर भी हमें नो डाउट वहां पे ऐसा भी होगा वो जोक बन जाएगा, लेकिन फिर भी हमें कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग वो अभी तक चेंज नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन तीन के बिना हमारा लीगल सिस्टम कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और इसको हम नाम देते हैं 3 पिलर, और हिंदी में बोलते हैं 3 स्तंभ बोला जाता है इनको हमारे देश का। अच्छा, 4th और एक पिलर है, लेकिन वो करप्ट है, जिसका नाम है मीडिया। वो 4th पिलर ऑफ ध्यान रखने सिस्टम है हमारे देश का। क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग एक बात हो, जनता की आवाज, पब्लिक की आवाज अल्टीमेटली है क्या? मीडिया तो है। लेकिन आपको लगता है मीडिया आज के टाइम पीरियड में हमारे देश में बिका हुआ है? मीडिया एक्चुअली पता है 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, पोजीशन और अपोजिशन के बीच में। लेकिन अभी सबसे ज्यादा मीडिया वो पोजीशन में आपको दिखेगा, जैसे आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, ऐसे बहुत सारे चैनल है। और कुछ हो सकते हैं जैसे एनडीटीवी हो गया, तो हो सकता है बीजेपी के अगेंस्ट सारी बातें कहे। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, डिवाइड हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का कल वर्डिक्ट आया, शायद आप लोगों ने सुना नहीं सुना, एक न्यूज चैनल जिसको बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट के खिलाफ उस न्यूज चैनल ने कुछ बोल दिया था, जिसकी वजह से उस न्यूज चैनल को बैन कर दिया। तो उस न्यूज चैनल ने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन क्या दिया कि मीडिया पब्लिक की आवाज है, और मीडिया की आवाज को आप दबा नहीं सकते, और मीडिया को इतना राइट है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी क्या कर सकता है, वो बोल सकता है। हाँ, बोलने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। हाँ, ऐसा बकवास नहीं करना है, कुछ भी मन करे बोल दो, नहीं बोलो, उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। और यदि आपके पास जेन्युइन एविडेंस है तो इवन यू कैन स्पीक अगेंस्ट द हूम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन हैविंग नो अथॉरिटी टू इंपोज द बैन, किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। तो मीडिया जनता की आवाज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नो डाउट आज के टाइम पे मीडिया को लगता है कि हमारे लिए जनता गवर्नमेंट ही है, तो जो भी कुछ बोल रहा है वो गवर्नमेंट के लिए बोल रहे हैं। और बीइंग अ पब्लिक हमें पता भी है कि तो किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ,
तो इसीलिए हमें मीडिया पे भरोसा हो ही नहीं हो, लेकिन इस 3 पे तो हमें नो डाउट सोचना ही है। और शायद इसलिए बोला जाता है हमारे देश में कि जस्टिस कैन बी डिले बट दैट कैन नेवर बी डिनाइड। यस और नो, कि जस्टिस में डिले हो सकता है बट हम उसको कभी डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, सो वो बात अलग है कि डिले इतना ज्यादा होता है वो डिनाई के बराबर होता है कि इट विल टेक अराउंड यू कैन से दैट 10 years 15 years एंड सम टाइम द सिचुएशन कैन बी देयर कि जिसके खिलाफ वो जस्टिस आना है, ऑर्डर आना है, वो पर्सन ही मर गया, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में इतने सारे केस पेंडिंग है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं, सिंपल। बट फिर भी हम बोलते हैं कि नो डाउट प्राउड टू बी नेशन, तो फिर भी हमें अपने देश पे प्राउड होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो है एंड जिसको नो डाउट और क्या करना बेटर जरूरी है, उसको स्पीड मिलाना जरूरी है। तो इसीलिए हमारे देश में कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाते हैं और उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, तो आज कंपनीज एक्ट के जितने भी मैटर्स होते हैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेके नहीं जाने, उसके अलग से कोर्ट बनाए गए जिसको बोलते हैं डीम टू बी कोर्ट। एक्चुअल कोर्ट नहीं है वो, बट कोर्ट जैसा ही होता है, जिसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या नाम देते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। के कंपनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब के सब उस ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो इसका मतलब एक बात बताओ, क्या कोर्ट का जो टाइम था वो बच गया नहीं बच गया? और ये बताओ, क्या वो जो अथॉरिटी बनाई गई वो कोई और मैटर इंटरटेन करेगी सिर्फ कंपनी से रिलेटेड? तो बताओ, क्या उसके पास एक ही मैटर आया तो इसका मतलब कंपनी से रिलेटेड, तो डोंट यू थिंक अब फैसला जल्दी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इसीलिए तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी क्या हो सके, डिसीजन आ सके। सिंपल। तो गाइज यहां तक सबको क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? हाँ, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में अब हम इन तीनों को एक्सप्लेन डिटेल करने वाले, और फिर मैं बताने वाला हूं सर एक्ट कौन बनाते हैं, रूल्स कौन बनाते हैं, रेगुलेशन कौन बनाता है, फिर इसकी बात करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे देश में जनरल लॉ भी होता है और स्पेशल लॉ भी होते हैं, तो हम लोग जनरल लॉ भी पढ़ेंगे और स्पेशल। और जब जनरल और स्पेशल लॉ में भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो प्रायोरिटी किसको देंगे, वो भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का पार्ट। तो 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम और लगेगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन में कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं, सो दैट आगे और पढ़ना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ये बात ध्यान रखना। लॉ फ्रैंकली टेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन लॉ को लॉजिकली पढ़ोगे, लॉजिकली समझोगे तब। और यदि आपने इसको थ्योरी माना तो फिर तो नो डाउट आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी है ही नहीं। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप यदि कोई सामान खरीदते हो तो हर जगह लॉ अप्लाई होते हैं। रोड पे आप जब ड्राइव करते हैं तभी लॉ अप्लाई होता है, यस और नो। जब एक बच्चे का बर्थ होता है वहां पे भी लॉ अप्लाई होता है, एंड जब वो मर जाएगा इंसान तब भी लॉ अप्लाई होता है। क्योंकि रीजन बीइंग, जब एक बच्चे का बर्थ होगा वी नीड अ बर्थ सर्टिफिकेट, तो दैट्स व्हाई लॉ विल बी देयर। जब एक पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसके फैमिली मेंबर को बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसके पास क्या होगा। तो हमारी पूरी लाइफ एक ही चीज के आसपास में है, और वो क्या है, दैट इज लॉ। सो दैट्स व्हाई इससे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कुछ हो नहीं सकता, बट न्यूमेरिकल नहीं है यहाँ पे, दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। लेकिन बाकी डे टू डे लाइफ के सारे सिचुएशंस आपको यहाँ पे मैं कोरिलेट करके दिखाऊंगा। सिंपल। तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो जस्ट वेट फॉर इट।